ओके, लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। ये बनानी आ सकती है बच्चे आप लोगों के पेपर में, तो इसको ध्यान से देखिए। स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 इज लाइक ए बुक, और यू कैन से दैट इट इज ए बुक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है जी। अब बुक लाइक स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या हुआ? ये देखिए, इस तरीके से इसकी नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। अगर अपने पास खुली हुई बुक है इस तरीके से, ये वाला कॉर्नर किसके लिए हो जाएगा? आपके H के लिए। ठीक है, ये वाला कॉर्नर किसके लिए हो जाएगा? O के लिए, ये वाला भी O के लिए, और ये वाला आपका HOOH। इस तरीके से बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसलिए अपने इसको बुक लाइक स्ट्रक्चर बोल देते हैं। नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। मान लीजिए ये मेरे पास एक कॉर्नर है, फिर उसके बाद में इधर आ गया दूसरा कॉर्नर, फिर ये रहा तीसरा कॉर्नर, और ये रहा आपका चौथा कॉर्नर। इस तरीके से आपके पास में। अब इसमें बॉन्ड एंगल वगैरह आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है कि सर इट इज ए बुक लाइक स्ट्रक्चर। तो जो मेन टॉपिक है वो इतना सा ही है इसके अंदर। ठीक है, नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो लिख देते हैं इसकी कैसी स्ट्रक्चर है, बुक लाइक स्ट्रक्चर। ये मेरे बच्चों को याद रखना चाहिए, कोई बनाने के लिए दे दे तो इतना ही बना के आना है और कुछ नहीं। नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की आप लोग बात करोगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है, ये मैं आपसे पूछूंगा। H2O2 की नेचर कैसी होनी चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए या ये रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए? दिमाग लगा के बताइए। सबसे जो इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो इसी बात पर डिपेंड है। क्या होना चाहिए H2O2? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? बोलो बोलो, कौन होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? हाँ, जो ऑक्सीडेशन कर सके। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो सकते हैं? बोलिए बोलिए, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जो रिडक्शन कर सके। तो ये क्या कर सकता है? तो अगर अब आप लोग बात करते हो इसकी H2O2 की, तो H2O2 दोनों काम कर सकता है, क्योंकि इसके पास H भी है और इसके पास O भी है। इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज इट कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों काम कर सकता है। तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गिव रिएक्शंस इन विच H2O2 इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो दो रिएक्शंस आपके पास आ सकती हैं। तो इसके अंदर मैं आपको पहले बता देता हूं ऑक्सीडाइजिंग नेचर फर्स्ट नंबर पे। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर और मीडियम दोनों में कर सकता है। नेचर इन एसिडिक मीडियम। अब एसिडिक मीडियम के अंदर आपको रिएक्शन बता रहा हूं जो आपको लिख के आनी पड़ेगी। तो यहां पर क्वेश्चन क्या बनेगा आप लोगों का कि वट, हाँ जी, हाउ कैन यू शो दैट H2O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आपको लिख के आनी है। और अगर मैं मीडियम मेंशन कर दूंगा तो मीडियम भी। तो अब ये देख लीजिए, इसके अंदर ये रहा 2FeCl3 प्लस H2O2 प्लस 2HCl। अब आराम से देखो यहाँ पे FeCl3 क्या है यहाँ पर, सॉरी FeCl2 नॉट 3। FeCl2 के अंदर Fe के ऊपर चार्ज है +2। अब ये क्या करेगा, इसको +2 से कन्वर्ट कर देगा +3 के अंदर। ये लीजिए FeCl3 हो गया ऑक्सीडेशन। लेकिन ये किया किसने है? H2O2 ने। और ये जो 2H आपके पास बच गए, क्योंकि Cl तो मैंने कन्वर्ट कर दिया Fe के पास, ये जो आपके पास में 2 बच गए वो बन जाएंगे 2H2O। अब H2O के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या है और पेरोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन के चार्ज क्या है वो आप लोग देख लीजिए। तो इट इज वेरी मच क्लियर कि इस रिएक्शन में Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर दिया। मीडियम एसिडिक है क्योंकि HCl आपको दिख रहा होगा, ये क्लियर है आपके पास, है ना? तो ये आपको इक्वेशन लिख के आनी पड़ेगी। बट ऑब्वियस बात है, अगर एसिडिक मीडियम लिखा है तो बेसिक में भी रिएक्शन जरूर होगी। तो लीजिए सेकंड नंबर पे ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ H2O2 इन बेसिक मीडियम। अब सेकंड नंबर पे रिएक्शन आपकी बेसिक मीडियम है, तो 4 रिएक्शंस बनेगी, 2 ऑक्सीडाइजिंग नेचर की और 2 रिड्यूसिंग नेचर की, एक एसिडिक मीडियम में और एक बेसिक मीडियम में। तो अगर आप लोग इसमें भी ये रिएक्शन दे दो तो ज्यादा ठीक है, याद भी रहेगी।
2FeCl3 सॉरी 2 प्लस 2NaCl, और इतना समझ कर दो, प्लस H2O2, और यहां आप लोगों ने ले लिया 2NaCl, इतना समझ है। Na कौन है याद करके बताइए, पढ़ाया हुआ है। हाँ जी सर भी, हु इज Na? सोडियम। हाँ सोडियम। कौन से ग्रुप में है ये? ग्रुप नंबर 1, और उसका नाम है कोई एल्कली मेटल्स, तो ये एल्कली है, तो यहां से पता लग जाएगा इसको क्यों बुलाया। अब फिर से वही रिएक्शन होगी 2FeCl3, इसका मतलब Cl तो लेके चला गया वो, इधर 2 OH बच गए, देखो OH, क्या H2O2 को OH बोल दूं, तो नाउ इट विल बिकम 2NaOH। और मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर OH प्रोड्यूस होते हैं या OH यूज होते हैं तो दैट इज बेसिक मीडियम। तो ये जो आपके पास में इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन ऑक्सीडाइजिंग नेचर को शो कर रहा है, एक एसिडिक मीडियम में और एक बेसिक मीडियम में। तो ये आपको बुक में नहीं मिलेगी, बता देता हूँ ये बात। बुक में जिस तरीके से लिखी हुई है वो आप लोगों को याद नहीं होंगी, इसलिए यहां से नोट करेंगे इसको। नाउ द सेकंड इज रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए जी, सेकंड रिएक्शन अपने लिख लेते हैं इसकी, ये चलो थर्ड बना देते हैं। रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H2O2 इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, अब एसिडिक मीडियम के अंदर आपको इसकी लेकर के इक्वेशन जानी है, तो इसमें आप लोग HOCl वाली रिएक्शन दे दो। HOCl है हाइपोक्लोरस एसिड, और इसकी रिएक्शन करा दो H2O2 के साथ में। जब आप लोग इसकी रिएक्शन करवाएंगे H2O2 के साथ में, तो ये खुद को कन्वर्ट कर लेगा HCl में, तो एक तो HCl बन गया, साथ में आपके पास हो जाएगा O2, ऑक्सीजन फ्री हो जाएगा, और एज वेल एज यहाँ पर आपके पास में H2O बनेगा एक। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या बात नोटिस करनी है, HOCl के अंदर Cl के ऊपर है आप लोगों का +1, और HCl में Cl पे चार्ज क्या है -1। +1 से कोई -1 में कन्वर्ट हो रहा है, बताइए शाबाशी क्या है? क्लास 2-4 बच्चे बोलेंगे रिडक्शन। गुड। तो अब ये रिडक्शन किसने किया होगा? ऑब्वियस बात है इसने। ये देखो, ये -1 से 0 में चेंज हो गया, तो -1 से जो बंदा 0 में चेंज हो रहा है उसका क्या हो रहा है? प्रॉफिट या लॉस? मैं कल तक -1 था, आज में प्रॉफिट हो रहा है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। बिल्कुल गुड। और ये रहा HCl, तो मीडियम भी बताने की जरूरत नहीं है। और फोर्थ रिएक्शन है मेरे बच्चे ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, उल्टा लिख दिया ना मैंने शायद, नहीं रिड्यूसिंग, सॉरी रिड्यूसिंग नेचर इन बेसिक मीडियम। ये लास्ट है आपके पास में, तो बार बार बता रहा हूं ये इक्वेशन यहां से तो समझ आएंगी, लेकिन बुक से नहीं आएंगी, उसमें आयनिक इक्वेशन है, तो उसमें आयोडीन वाली उठा लो आप लोग। आयोडीन प्लस 2NaOH प्लस H2O2, सिंपल इक्वेशन है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने उठा करके आयोडीन को बना दिया 2NaI। चलो यहाँ पे आयोडीन पे चार्ज बताने की जरूरत नहीं है, इट इज 0 एंड इन दिस केस इट इज -1, तो 0 to -1 साफ दिख रहा है, इट इज रिड्यूसिंग। और जैसे आप लोगों ने ऊपर चेंज किया है H2O2 को O2 में, तो इट विल कन्वर्ट इनटू O2, तो इसका मतलब ये तो सेम है, -1 से 0, और रिमेनिंग है 2 into 4H, और 4H का मीनिंग हो गया H2O। तो ये इक्वेशंस है मेन, पर इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हाउ कैन यू से दैट H2O2 कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप इनमें से एक इक्वेशन ऑक्सीडाइजिंग की और एक रिड्यूसिंग लिख के आएंगे। द क्वेश्चन नंबर 1, उसमें 2 इक्वेशन चाहिए मुझे। पर अगर मैं ये पूछ लूं शो द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ H2O2 इन एसिडिक मीडियम एंड इन बेसिक मीडियम, तो ये वाली 2 आएंगी। और अगर मैं कह दूं शो द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H2O2 इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, तो फिर ये 2 आएंगी। तो टोटल मिलाकर के आपके 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है स्टोरेज ऑफ H2O2। जल्दी बोलिए शाबाश। बात हुई थी स्टोरेज की, चलो स्टोरेज को बाद में देखेंगे, पहले बताओ रिएक्टिव है या स्टेबल कंपाउंड है? H2O2 रिएक्ट, हाईली रिएक्टिव, वेरी गुड बेटे। क्यों है? क्योंकि आपने कहा था सर ये पेरोक्साइड है, और पेरोक्साइड बॉन्ड पता है कब बनते हैं? आज से पहले बात हुई थी,
जब बहुत मजबूरी हो जाए। अब जो काम मजबूरी में करना पड़ रहा है वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? जल्दी बोलिए, शाबाश। अनस्टेबल होगा। तो पेरोक्साइड अनस्टेबल होते हैं और वो पड़े पड़े टूट जाते हैं, किसमें? H2O में और O2 में। ये बात मैंने मेरे बच्चों को शो की थी। इसीलिए इन लोगों को अगर रखना पड़ता है तो प्लास्टिक की वेसल्स में रखना पड़ता है। इवन ये कांच के साथ भी हेलो कर लेते हैं, हाउ डू यू डू ग्लास, आई वांट टू रिएक्ट विद यू, है ना। अब रिएक्शन कांच के साथ हो रही है, कांच तो इनर्ट होता है, तो कांच को अगर आप लोगों ने इससे सेफ रखना है तो कांच के जो बर्तन होते हैं उनको अंदर की साइड से हम मोम डाल देते हैं, पिघला हुआ मोम, ताकि उसके अंदर कोटिंग हो जाए अंदर की साइड से। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं वैक्स लाइंड ग्लास। वैक्स लाइंड ग्लास क्या मतलब हुआ इसका? वैक्स से लाइनिंग कर दी उसके अंदर, ताकि H2O2 से रिएक्ट ना कर पाए। तो मैंने बता दिया ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव है, इवन ग्लास से भी रिएक्ट कर लेता है, इसलिए हम इसको डार्क के अंदर, प्लास्टिक के अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। और H2O2 को डस्ट से दूर रखा जाता है, मिट्टी से। अगर आप लोगों ने डस्ट के साथ इसको छोड़ दिया तो एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। तो जो बंदा रिएक्टिव है वो धमाका करेगा कि नहीं करेगा? कहते हैं ना यार, इसने तो फंक्शन में धमाका कर दिया। कौन कर सकता है फंक्शन में धमाका? जो सुस्त है कि जो रिएक्टिव है? तो ये सारी बातें एक दूसरे से कनेक्टेड है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है, कोई बात नहीं। अब आते हैं यूजेज ऑफ H2O2। ये जरूर दूंगा मैं पेपर में जब भी बाहर आएगी। अगर आप लोग यूजेज की बात करते हो तो मैं आपको एक बात बता देता हूं। जो बंदे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी, जिनसे जनरली ऑक्सीजन निकलती है, उनको आप लोग यूज कर सकते हो ब्लीचिंग में, ये याद रखना। क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन की फॉर्म में भी निकलती है, तो ये एक तो ब्लीचिंग एजेंट है। क्या होते हैं ब्लीचिंग एजेंट, थोड़ा मुझे बताओ। व्हाट इज ब्लीच? क्या होती है ब्लीच? जल्दी बोलिए। कलर उड़ाने को ब्लीच बोलते हैं ना। तो सिल्क का, वूल का, जो आपके आर्टिफिशियल हेयर्स होते हैं उनका, ठीक है जी, कुछ एक आटा है जो फ्लोर होते हैं उनका, ठीक है जी, उनके कलर उड़ाने में। दूसरे नंबर पे ये डिसइंफेक्टेंट है। डिसइंफेक्टेंट है, इसके अलावा आपका ये एंटीसेप्टिक है। ऑक्सीजन एंटीसेप्टिक क्रीम्स आप लोगों ने सुनी होगी। जैसे एक तो आप लोग घर में भी यूज करते हैं, बोरोनिल, है ना, एंटीसेप्टिक क्रीम, सोफ्रामाइसिन, ये वर्ड आप लोगों ने घर में सुने होंगे। उसके अलावा ये आपके पास में जो मेन काम करता है वो कुछ केमिकल्स को भी बनाता है, जिसमें सोडियम परबोरेट और सोडियम पर कार्बोनेट इंपॉर्टेंट है, तो आप लिख सकते हो इन सिंथेटिक पर्पस, ठीक है। उसके अलावा हाइड्रोक्विनोन का जो इसका H2O2 का जो यूज है वो है आपके पास में टेक्सटाइल, पेपर इंडस्ट्री, फैट्स, ऑयल, लेदर इंडस्ट्री, एलिफेंट टीथ, इन सारों का रंग उड़ाने में, है ना। तो हाथी के जो दांत अपने, वैसे तो पता होगा बैन है, लेकिन कई लोग इसको फिर भी मंगवाते हैं, पता होगा ये तस्करी करके, है ना, टस्कर्स जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हाथी के जो दांत होते हैं उनको मंगवाते हैं, उनको ब्लीच करने के भी काम आते हैं। और इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर H2O2 इज इन, हाँ जी, इको फ्रेंडली, ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज है। एक वर्ड आएगा ग्रीन केमिस्ट्री। ये ग्रीन केमिस्ट्री क्या होती है, थोड़ा सा बताइए, शाबाश। ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब होता है यूज ऑफ इको फ्रेंडली हाँ जी केमिकल्स। अब कुछ आप लोगों के केमिकल्स जो है वो इको फ्रेंडली हैं, उनका यूज ज्यादा से ज्यादा करना, उसे बोलते हैं ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर यूज करते हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री में एक केमिकल का नाम आएगा, हालांकि लास्ट चैप्टर सिलेबस में नहीं है, कोशिश करेंगे अगर टाइम बचा तो करवाएंगे। उसमें सबसे शानदार बात यही है ग्रीन केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री में ऐसे केमिकल्स को यूज कीजिए जिनकी वजह से पोल्यूशन नहीं होता। अब H2O2 से पूछा कि डिकम्पोज होने के बाद तू क्या प्रोडक्ट देगा, तो इसके प्रोडक्ट क्या है, जल्दी बोलिए, शाबाश। H2O2 को यूज करने के बाद जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो इसके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, लिखे पड़े बोर्ड पर, बोलिए शाबाश, दो एक बच्चे जो भी हैं, वेरी गुड। क्या वाटर से पोल्यूशन होता है, जल्दी बोलो। वाटर से पोल्यूशन होता है? नो सर, गुड 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 गुड। क्या ऑक्सीजन से पोल्यूशन होता है? तो इसके जो दोनों प्रोडक्ट हैं, गुड, जो इसके दोनों प्रोडक्ट हैं मेरे बेटे, वो दोनों पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते, तो इसका काफी जगह पे यूज है। तो ग्रीन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम H2O2 को कई जगह यूज करते हैं।
पोल्यूशन कंट्रोल में, साइनाइड्स के ऑक्सीडेशन में, रिस्टोरेशन ऑफ सीवरेज वेस्ट में। तो आपको लिखना है इट इज यूजफुल केमिकल इन ग्रीन केमिस्ट्री, ये इसका यूज हो जाएगा। प्रिजर्व मिल्क वाइन, ये इसका यूज है। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो ऑयल पेंटिंग्स होती हैं आप लोगों की, जिनमें बेसिकली लेड कार्बोनेट होता है। लेड कार्बोनेट पड़े पड़े टाइम के साथ पीबीएस में कन्वर्ट हो जाता है। जो पेंटिंग होती है ना, जो हाई लेवल की पेंटिंग्स बनती हैं, उनमें लेड कार्बोनेट यूज होता है। ये पड़े पड़े लेड सल्फाइड में बदल जाता है। अब तुमने रंग तो किया हुआ है ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, लेकिन उनमें लेड था, तो लेड सल्फाइड में कन्वर्ट होने से ये ब्लैक कलर का होता है। पेंटिंग धीरे धीरे डल होती जाती है। अब डल होने के बाद ऑब्वियस बात है, गीला कपड़ा लेके साफ तो करने से रहे। अगर कोई ऑयल पेंटिंग पे गीला कपड़ा मार दी तो वो खराब हो जाएगी। तो हम पता क्या करते हैं, उस पर स्प्रे कर देते हैं। किसका? H2O2 का। तो मैंने कहा H2O2 को तू क्या करेगा? तो कहता जो लेड आपका सल्फाइड जो ब्लैक हो रहा है, जिसकी वजह से पेंटिंग आपकी ब्लैक हो रही है, मैं उसका ऑक्सीडेशन करके उसे कन्वर्ट कर दूंगा PbSO4 में। ये देखो जी, तो ये PbS है, यहां से ऑक्सीजन आपके पास आ जाएंगे, तो इट विल बिकम PbSO4 और साथ में क्या चला जाएगा? H2O। अब आपकी जो पेंटिंग है ये ब्राइट कलर में वापस से डेवलप हो जाएगी। तो जो पेंटिंग ब्लैक हो रही थी उसको हमने वापस से वाइटनेस या ब्राइटनेस देने के लिए उसको लेड सल्फाइड में चेंज कर दिया। तो ये आपके पास में है, ठीक है। लास्ट टॉपिक आता है मेरे बच्चे, हैवी वाटर। क्या होता है जी हैवी वाटर, ये बता दो सिर्फ। एक तो मैंने पढ़ा हार्ड वाटर, वेरी गुड। एक है हैवी वाटर। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि इट इज D2O, है ना। अब D2O बनाने के लिए इन्होंने मेथड दे रखे हैं, लेकिन मेरे को ये कभी अच्छे नहीं लगे, है ना, या फिर इनकी कोई जरूरत नहीं होती। और एक इन्होंने रिएक्शन लिख रखी है कि इसकी रिएक्शन बिल्कुल वाटर के जैसी होती है। तो मैंने कहा जैसे एग्जाम्पल दिखाओ। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने SO3 के साथ एग्जाम्पल दे दिया। अगर SO3 के साथ आप H2O डाल देते हो तो पता क्या बनता है? तो बनता है H2SO4। इसको जानते हो या नहीं जानते हो? व्हाट इज दिस H2SO4? दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कोई बात नहीं। लेकिन अब उन्होंने एक ये रिएक्शन दिखाने के लिए कि अगर यहाँ D2O होता तो भी रिएक्शन यही होती, D2SO4, ठीक है। तो ये भी सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन इसमें हैवी वाटर यूज है। और ये बात क्या बता रही है कि सर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ ड्यूटीरियम आर सिमिलर विद हाइड्रोजन। तो एक बात पूछूं आप लोगों को सिंपल सी, कि जो आइसोटोन्स होते हैं, आइसोटोप्स जानते हैं? हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम क्या है? आइसोटोप्स हैं। उनके लिए क्वेश्चन ये बनता, उनके लिए, हाँ आइसोटोप्स, उनके लिए क्वेश्चन ये बनता है कि उनकी केमिकल रिएक्शंस तो सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। ये क्वेश्चन बनता है उनके लिए, व्हाई द केमिकल रिएक्शंस आर सेम बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। तो केमिकल रिएक्शंस किस पे डिपेंड करती हैं, ये बात आपको बतानी पड़ेगी। बोलिए शाबाश। केमिकल रिएक्शंस किस पे डिपेंड कर रही हैं? वेरी गुड। और इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के पास और ड्यूटीरियम के पास बिल्कुल सेम टू सेम है ना। और जब सेम टू सेम है तो ऑब्वियस बात है ये रिएक्शंस क्या होंगी? सेम होगी। तो एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा, D2O का यूज कहां होता है? तो D2O का यूज होता है न्यूट्रॉन्स को एब्सॉर्ब करने में, ठीक है जी। अब इसकी कहानी पूरी सुना देता हूं। ये न्यूट्रॉन्स को एब्सॉर्ब करने में एक होता है न्यूक्लियर बॉम्ब और एक होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। दोनों के अंदर क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है? तो इतना सा डिफरेंस है कि सर रिएक्शन दोनों में सेम होती है, केमिकल दोनों में सेम होता है, इवन एनर्जी भी दोनों में सेम प्रोड्यूस होती है। पर जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। इस बात से क्या समझ आ रहा है? अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। हाँ जी, व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग विद दीज 3 वर्ड? क्या मतलब आया समझ में? बताओ कोई भी एक बच्चा जिसको आवाज साफ आ रही हो। अनकंट्रोल्ड चेन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो न्यूक्लियर बॉम्ब में हम क्या करते हैं, जो यूरेनियम है उसको न्यूट्रॉन से ट्रिगर करके और ओपन एयर में छोड़ देते हैं। अब वो तब तक फटता रहेगा, तब तक वो चेन रिएक्शन चलती रहेगी जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा यूरेनियम।
इसीलिए एटम बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयर होता है, बहुत ज़्यादा विध्वंसक होता है। एक यूरेनियम के टूटने पर 3 न्यूट्रॉन्स बनते हैं। तो मतलब मैंने स्टार्ट तो एक बॉम्ब फोड़ कर करी, लेकिन उस एक बॉम्ब के बाद में कितने यूरेनियम न्यूट्रॉन बन गए? 3। तो अब बॉम्ब कितने फटेंगे? 3। और 3 3 कितना होता है? जल्दी बोलिए, शाबाश। 3 3 9, और फिर 9 3 27, फिर 27 3 81, और ऐसे 3 जो बॉम्ब है वो बढ़ते जाते हैं, और ये 3 गुना फटते फटते जो है वो बॉम्ब पूरे शहर को खा जाता है, जैसे आपको पता होगा हिरोशिमा एंड नागासाकी। अब आती है बात न्यूक्लियर रिएक्टर की। वो हम इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हमारे देश में नहीं है। हम बिजली कैसे बनाते हैं बताइए, शाबाश। हमारे शहर में बिजली कैसे बन रही है? सूरतगढ़ थर्मल स्टेशन, हाँ थर्मल। और वहाँ क्या हो रहा है? थर्मल स्टेशन में क्या हो रहा होता है? कोयले को जलाकर बिजली बन रही होती है ना। हम कोयले पे डिपेंड है बिजली, बिल्कुल बिजली बनाने के लिए। लेकिन जो अमेरिका है, जापान है, ये बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्टर रखते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर बड़े बड़े कमरे होते हैं, बहुत बड़े बड़े, जितने तुम सोच भी नहीं सकते। उनके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है, यानी कि वही जो न्यूक्लियर बॉम्ब फट रहा है उसी को ही दोबारा से वो न्यूक्लियर बॉम्ब को फोड़ रहे हैं, लेकिन कमरे के अंदर। पर बम तो बम है ना, कमरा फोड़ देगा। लेकिन जब वो रिएक्शन, हाँ जी, धीरे धीरे शुरू होती है, क्या एक साथ सारे बम फट जाते हैं? जवाब है नहीं। तो हम D2O की, हाँ जी, उस पर शोवर डाल देते हैं। D2O का काम क्या है? जल्दी बोलिए। न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना। तो अब आपकी जो चेन रिएक्शन खतरनाक बनी थी 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81, है ना, वो किसकी वजह से बनी थी? वो बनी थी न्यूट्रॉन्स की वजह से। जब ये रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है तो हम उसके ऊपर ला करके हैवी वाटर का शॉवर कर देते हैं, जिससे क्या होगा? जिससे सारे न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे और ये रिएक्शन रुक जाएगी। तो D2O का यूज है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने में। फिर आता है डाई हाइड्रोजन एज ए फ्यूल। हाँ जी, क्या H2 फ्यूल है? कहीं बात की हो मैंने आप लोगों से, बच्चों से, हाइड्रोजन फ्यूल है कि नहीं है? बिल्कुल है, शाबाश। कैसे पता लगा मेरे बच्चों को? जल्दी बोलिए, शाबाश। हाइड्रोजन इज ए फ्यूल, और हम लोगों ने इसे बताया भी हुआ है आप लोगों को, और वो हमने बताया था आप लोगों को जो, हाँ, रॉकेट्स होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वाई इट इज ए गुड फ्यूल? तो इसका रीजन ये होता है कि मोर एनर्जी इज लिबरेटेड पर यूनिट। सेकंड नंबर पे अगर H2 जलेगा तो क्या होगा? जल्दी बोलिए, शाबाश। H2 प्लस में O2 और गिव्स आउट 2H2O। तो आपका जो प्रोडक्ट है इसके अंदर वो क्या है? हाइड्रोजन को फ्यूल के साथ यूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये H2O प्रोड्यूस करता है, और H2O से पोल्यूशन होगा या नहीं होगा वो मेरे बच्चे बता देंगे। तो पोल्यूटेंट जैसे कि CO, CO2, NO, SO2, हाइड्रोकार्बन, ये नहीं बनते, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है जी। और थर्ड नंबर पे आपके पास है इंटरनल कंबशन इंजन कैन मॉडिफाई इजिली टू यूजिंग हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब भविष्य के अंदर जो हमारे पास में गाड़ियां चलने वाली हैं उसमें हमारा फ्यूल क्या होने वाला है? जल्दी से बोलिए। हाइड्रोजन विल बी यूज्ड एज फ्यूल इन द व्हीकल्स, ठीक है जी, फ्यूचर व्हीकल्स। अब जो स्टोरेज होती है ना, द स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन एंड इट्स ट्रांसपोर्टेशन इज इजी इन फ्यूचर, एंड हाइड्रोजन गैस विल बी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ यूज। इट इज कंसिडर्ड एज हाइड्रोजन इकोनॉमी। इसको हाइड्रोजन इकोनॉमी कहते हैं। हाइड्रोजन को यूज करना, स्टोर करना, और इसको ट्रांसपोर्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करने को, इस वर्ड को हम यूज करते हैं हाइड्रोजन इकोनॉमी। एंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी इज द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोजन। तो ये आपको आपकी बुक में मिलेगा, ठीक है जी। और लास्ट, नाउ इट इज H2 इज यूज्ड इन फ्यूल सेल। आजकल इसको कहाँ यूज किया जा रहा है? फ्यूल सेल के अंदर। तो दिस इज ऑल फ्रॉम H2 हाइड्रोजन टॉपिक। ओके, तो आज के लिए इतना बहुत है। हैव ए गुड डे, बाय बाय।